परिवार, एक दिल छू लेने वाली कहानी। बहन जी पिछले 4 दिन से दूध ना ले रही। कभी कभी किसी को दूध देना पड़ता है। करीब 18 साल से दूध दे रहा हूँ, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि दरवाजे पर ताला लटका है। तुम्हें भी ना पता क्या? कहाँ गई? 2 लीटर दूध ले लो, अमावस से खीर बना लियो। अरे भैया, मुझे क्या पता, और हमारी बोलचाल नहीं है उनसे। चल 1 लीटर तो ले लूंगी, किसी पड़ोसी से नहीं पूछा। अजी ले लो पूरा दूध, कहाँ पूछता फिरूंगा। कल भी आधा आधा लीटर करके दिया था और 10 रुपए कम दे दियो। बस आपको और उनको ही देता हूँ इस तरफ तो। सुबह सुबह कोई नहीं मिलता वहाँ, किससे पूछूं? पिंकी ने पूरा दूध ले लिया, पर उसके मन में भी यही बात घूम रही थी कि जेठ जेठानी और बच्चे कहाँ गए। वह भी 4 दिनों से। काजल और नैना के तो स्कूल भी चल रहे हैं, 12वीं कक्षा है। सोचते सोचते पिंकी कमरे में आ गई। वहाँ माँ जी के पास बच्चों को बैठा देखकर बोलती, जीत, काजल और नैना स्कूल नहीं आ रहे क्या? हाँ मम्मी, कल मैम भी पूछ रही थी। शायद उन्हें किसी ने बता दिया कि वह मेरे कज़न है। उन्होंने तो कल का टेस्ट भी मिस कर दिया। माँ जी, क्या हो गया होगा? इस तरह तू क्यों सोच रही है? जब लेना एक ना देना दो। चल नाश्ते की तैयारी कर ले, बच्चे भी स्कूल जाएंगे और मनोज को भी काम पर जाना है। अभी तू सुबह सुबह क्या फ़ोन करूं? मोहन जी की बहू से फ़ोन करके पूछूंगी। पिंकी सास की बातें सुनकर रसोई में जाकर काम में लग गई, पर उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि पूरा परिवार कहाँ चला गया। उसकी शादी को 20 साल हो गए, पर एक राखी को छोड़कर जेठानी तो कभी मायके जाती भी नहीं देखी। बच्चों और पति के जाने के बाद पिंकी फिर बोली, माँ जी आप फ़ोन करोगी या मैं पूछूं? एक बार राजी खुशी का पता लग जाए बस फ़ोन करके। पर पता चला कि पिंकी के जेठ मुकेश 4 दिन पहले आई तेज बारिश में छत से गिर पड़े। सुबह 4 बजे के करीब छत पर ये देखने चढ़े कि कहीं नाली में कूड़ा तो नहीं अड़ गया। बस पैर फैसा फिसला कि संतुलन बिगड़ गया और वे मुंडेर से होते हुए सीधे आंगन में आकर गिरे। गिरते ही बेहोश हो गए। शायद अंदरूनी चोट थी, क्योंकि बाहर से तो एक खरोच भी नहीं आ रही थी। उसी समय पड़ोसी मोहन जी चीख पुकार सुनकर बाहर आए और उनका बड़ा बेटा उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया गया और शायद कल से वेंटिलेटर पर हैं। मैं कहना रही थी माँ जी, अजीब सा लग रहा है, बार बार रोने का मन करता है। ये तो अभी ऑफिस पहुँचे भी नहीं होंगे, फ़ोन करके बता दूँ? हाय, इतनी बड़ी बात हो गई। 4 दिन से मेरा बेटा मौत के मुंह में है और गरिमा ने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। चल जल्दी उठ, मैं और तू ही चल पड़ते हैं। जैसा भी है बेटा तो है। जी तो ऐसा खट्टा कर दिया दोनों ने कि देखने को भी मन नहीं करता, पर माँ का कलेजा है। सिटी अस्पताल वैसे तो अच्छा ही बताते हैं। दोनों सास बहू अस्पताल पहुंची और रिसेप्शन पर नाम बताकर कमरे इत्यादि की जानकारी लेकर जैसे ही लिफ्ट की तरफ मुड़ी तो काजल मिल गई। काजल, पापा कैसा है? दादी और चाची पर नज़र पड़ते ही काजल की आंखों में पानी भर आया। पापा को होश ही नहीं आ रहा, डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे। आज तो मम्मी सुबह से रोई जा रही है। दादी, ना, यूं जी झूठा नहीं करते, ठीक हो जाएगा तेरा पापा। डॉक्टर से बात करेंगे, इन्हें समझ ना आएगी तो दूसरे अस्पताल में ले चलेंगे। तू कहाँ जा रही है अब? मैं तो नैना और डिम्पी को लेकर घर जा रही हूँ। 4 दिन से तो यहाँ थे, पर आज मम्मी कह रही हैं कि इन दोनों को घर छोड़ो, मोहन बाबा जी के घर सो जाएंगी। या रुक जा, हमारे साथ चल देना, चल अपने पापा के पास ले चल। काजल दादी और चाची को लेकर आईसीयू की तरफ चली गई। वहाँ पर फर्श पर एक पुरानी सी चादर पर पड़ी हुई थी गरिमा, बदहवास सी बैठी थी। सास को देखकर खड़ी तो हुई और बोली, कहीं से पता लगा होगा। हाँ, बस पैर फिसला और बेहोश हो गए। इन डॉक्टरों का क्या कहूँ, कब देख कर गया डॉक्टर। पिंकी, मनोज को फ़ोन करके बुला, इनसे बात ना संभल रही हो तो दूसरे डॉक्टर को दिखा लेंगे। 4 दिन से यहाँ हो, यूँ कभी ना सोचा कि माँ को खबर कर दूँ। 9 महीने पेट में रखा, कहीं पेड़ पर से तोड़कर ना लाई थी? बताओ, 3 3 जवान लड़कियों को यहाँ लिए पड़ी। ऐसे में तू किसी दुश्मन से भी मदद मांगो तो वह भी मना नहीं करेगा। पिंकी ने बातों का रुख मोड़ते हुए कहा, माँ जी इनका फ़ोन नहीं लग रहा है, थोड़ी देर में फिर करूँगी। पर माँ का दिल पिंकी की कोशिशों के बावजूद भी उनके माँ की पीड़ा
शब्दों के द्वारा प्रकट होने से नहीं रुक रही थी। 15 साल हो गए राम लक्ष्मण जैसे भाइयों की जोड़ी को दुश्मन बना दिया। मैं ही जानती हूँ कैसे कैसे करके मैंने अपने बच्चों को पाला। 4 दिन से पड़ा है मेरा बच्चा। क्या ब्याह के बाद माँ का अधिकार खत्म हो गया? सारे फैसले यही करेगी? माँ जी, ये अस्पताल है, बाद में बात कर लेना। इनसे बात हो गई, बस आधे घंटे में पहुँच रहे हैं। पिंकी ने दोबारा सास को धैर्य बरतने के लिए कहा। मनोज के पहुँचते ही माँ जी के दिल का दर्द आंखों से बह चला। आज बाहर से कठोर और कर्कश दिखने वाली माँ जी छोटे बेटे को देखकर भावुक हो गई। मनोज बचा सकता है तो बचा ले अपने भाई को, पर मेरा मन क्यों बुरा सोच रहा है? बेटा, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। नैना, काजल और डिम्पी को लेकर चाची के साथ घर जा। बातचीत करने पर मनोज को ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी का भाई मिल गया, जो इसी अस्पताल में एक्सरे विभाग में कार्यरत था। मनोज ने उससे बात की। कुल मिलाकर नतीजा सुन नहीं रहा। केवल इतना पता चला कि अगर परिवार वाले दूसरे अस्पताल में ले जाना चाहते हैं तो वे ही जिम्मेदार होंगे। होनी को कौन टाल सकता है? उसी रात 2 बजे के करीब अस्पताल वालों ने मनोज को बुलाकर मुकेश का पार्थिव शरीर सौंप दिया तो वह लड़खड़ा गया। माँ और भाभी को कैसे कहे, क्या कहे? वह तो अभी इस बात को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि 4 दिन से भाई बेहोश पड़ा है और अब एक नई स्थिति। आईसीयू से बाहर निकलते ही भाभी पर नजर पड़ते ही उसका धैर्य टूट गया। भाभी, मेरा भाई। पता नहीं गरिमा तक उसकी आवाज़ पहुंची या नहीं, पर जमीन पर लेटी जवानी में ही विधवा हुई माँ मनोज की आवाज़ सुनते ही बिलक उठी। हे राम, ये तूने क्या किया भगवान? गरिमा लुट गई तू। हे प्रभु, तीनों लड़कियों पर तुझे दया नहीं आई। मेरा मुकेश। गरिमा ने तो कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। मुकेश का अंतिम संस्कार कैसे हुआ? किसने किया? मेहमानों की व्यवस्था कैसे हुई? बेटियां किस हालत में? उसे कोई सुध-बुध नहीं थी। बस आंखों के सामने अंधेरा था। आज मुकेश को गए 3रा दिन था। अभी अभी पिंकी अपनी जेठानी को चाय का कप पकड़ाकर आई थी। गरिमा दीवार से कमर लगाए बैठी सोच रही थी। 20 साल पहले उसकी गोदी में काजल थी जब देवर मनोज का विवाह हुआ था। 3 साल बाद ही देवरानी पिंकी के पैर भारी हो गए और वह भी दोबारा माँ बनने वाली थी। किस तरह वह लड़के के लिए पागल हो रही थी, ये पता लगते ही कि वह दोबारा माँ बनने वाली है। उसने कहाँ कहाँ पूछना शुरू नहीं कर दिया था कि उसका होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। उधर पिंकी बेफिक्री से रह रही थी। मार्च में गरिमा की डिलीवरी थी और अप्रैल में पिंकी की। अक्सर गरिमा प्रार्थना करती, भगवान मेरी गोद में बेटा देना, पिंकी के बेटी, नहीं तो इसकी कदर बढ़ जाएगी। जबकि सास ने कभी इस तरह की कभी कोई बात नहीं की, पर गरिमा को लगता कि बेटों वाली माँ का रुतबा ही अलग होता है। निश्चित समय पर गरिमा ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और 20 दिन बाद पिंकी ने जुड़वा बेटों को। बस पहले से ही देवरानी से कटी कटी रहने वाली गरिमा उसी दिन से देवर देवरानी और उनके बेटों की जानी दुश्मन बन गई। हर बात पर कलह, हर बात पर झगड़ा, बिन हुई बात बना देना। सास ने कई बार समझाने की कोशिश की, गरिमा इस स्वर्ग जैसे घर को नर्क मत बना, पछताएगी। हम 5 बहनें हैं और उस जमाने में हमारी माँ ने कभी हमारे सामने लड़का लड़की का जिक्र नहीं किया। अब तो भला लड़कियाँ कहाँ की कहाँ पहुँच रही हैं। ये भी बेचारी अपराध बोझ से भरी रहती हैं। पर माँ को सबसे ज़्यादा दुख और हैरानी तब होती जब मुकेश भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता था, बेवजह मनोज के बेटों को दुत्कारता। उस समय मनोज की नौकरी चली गई। जिस कंपनी में वह कार्य करता था वह बहुत घाटे में चल रही थी, इसलिए 1 महीने के नोटिस पर कंपनी को बंद कर दिया गया। ऐसे में जब एक दिन मुकेश और गरिमा ने कहा, हमने इन्हें पालने का ठेका नहीं ले रखा, 4-4 खाने वाले सारा दिन बेटों के मुंह पर दूध का गिलास लगाए रहते, जब पालने की औकात नहीं थी तो पैदा ही क्यों किया? माँ जी, तुम भी उनके मुंह में घुसने में लगी रहती हो। तुम तो चाहती हो कि मेरा वंश खत्म हो जाए, मरते भी नहीं। यही बस ये शब्द माँ जी के दिल पर जा लगे और वह उसी दिन मनोज और पिंकी के साथ पीछे की गली में बने एक कमरे के पुराने खाली अपने ज़मीन के टुकड़े में रहने चली गई। कुछ हफ्ते के बाद मनोज को नौकरी मिल गई और जिंदगी पटरी पर आने लगी। कहते हैं कि वक्त बीत जाता है पर बात याद रह जाती है। आज गरिमा को वे सारी बातें याद आ रही थी
उसे ऐसी एक भी घटना याद नहीं आती थी कि जब पिंकी और मनोज की गलती हो। इस बात को उसका अंतर्मन बखूबी जानता था। माँ जी ने खुद को भी और मनोज तथा पिंकी को भी अच्छी तरह समझा दिया कि जो अपना तिरस्कार करे उनसे खुद ही दूर हो जाना चाहिए। पहले तो कभी कभार माँ जी बच्चियों के लिए खाने पीने का सामान भेज देती थी, पर जब एक दिन पुरानी पड़ोसन ने कहा, मुकेश की मम्मी क्यों भेजते हो, तो वहाँ कुछ भी मोहल्ले में खड़ी होकर गरिमा बोलती है कि दूर जाने पर भी पीछा नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ मिलाकर खाने को भेज देते हैं। बस उसी दिन से संबंध पूरी तरह से खत्म हो गए। सारी बातें गरिमा के दिमाग में घूम रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पिछले 2 सालों से तो मायके में भाई के साथ भी मनमुटाव चल रहा था। मुकेश की मौत पर भाई भाभी बस औपचारिकता निभाने आए। 13वीं तक मनोज और पिंकी ने सब बंदोबस्त इस तरह से किया कि देखने वालों को पता ही नहीं चला कि ये दोनों भी वर्षों बाद इस घर में आए हैं। सारे मेहमानों के जाने के बाद, हर रोज की तरह मनोज और पिंकी के जाने के बाद, माँ जी ने पोतियों की मदद से थोड़ी रसोई की व्यवस्था की। ब्राह्मण भोजन के बाद का बचा सामान डिब्बों में डाला। काजल के साथ बैठकर बैंक में काम करने वाले सगे भतीजे के बेटे के साथ बात करके अकाउंट आदि की जानकारी ली, तो पता चला कि अकाउंट में मात्र 50,000 हैं। घर के ऊपर का मकान किराए पर दिया है। खैर, अपनी तरफ से वह जितना जानती थी बता दिया। अगले दिन सुबह चाय पीकर माँ जी बोली, गरिमा जा रही हूँ, देख कर चलना, जो होना था हो गया। इतना कहते उनका गला भर आया। इस घर की बड़ी बहू हो, कितने प्यार से लेकर आई थी, पर इसी बहू के रवैये ने। तभी गरिमा ने पीछे से माँ जी का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, माँ जी मैं बिल्कुल अकेली रह गई, यहीं रुक जाओ, मुझे सहारा रहेगा। माँ जी का मन किया कि बहू के पास ही रुक जाओ, पर उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू करके कहा, आती रहूंगी। बस एक बात कहना चाहती हूँ कि तेरे देवर देवरानी हीरा है, आगे तेरी मर्जी। दरवाजे के बाहर पैर रखने वाली थी कि पिंकी और मनोज आते दिखे। अरे बेटा, तुम दोनों यहाँ, ऑफिस नहीं और तुम्हें बच्चों को स्कूल नहीं भेजना? माँ जी हम यहाँ इसलिए आए हैं कि भैया के बाद जीवन को नए सिरे से नई जिम्मेदारी के साथ चलाना है। तो भाभी, नैना और डिम्पी आकाश और अर्जुन के साथ उनके रिक्शे में जाया करेंगे और काजल को मैं ऑफिस जाते समय कॉलेज छोड़ दिया करूँगा। भाभी तैयार हो जाना 11 बजे तक। भैया के बॉस का फ़ोन आया था, वे आपको कुछ न कुछ कार्य देने की बात कर रहे थे। वैसे ज़बरदस्ती नहीं है, आप मजबूरी मत समझना। आकाश और अर्जुन की तरह नैना, काजल और डिम्पी मेरी जिम्मेदारी है। हमेशा केंची की तरह जुबान चलाने वाली गरिमा चुप थी, क्योंकि जिन देवर देवरानी की 4 दिन की रोटियां उसे भारी हो गई, आज वे खुद उसकी बेटियों को अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। माँ जी यही आ जाओ, सब मिलकर रहेंगे। नहीं भाभी, जैसा चल रहा है ठीक है, रहेंगे तो अलग अलग ही, पर हमेशा हमें अपने आसपास ही पाओगे। कुछ ही दिनों में गरिमा को पति के ऑफिस में उसकी योग्यता के आधार पर क्लर्क की नौकरी मिल गई। रसोई चलाने लायक तनख्वाह मिलने वाली लगी। बच्चों में भी प्रेम सहयोग की भावना बढ़ी। जिन बच्चों के लिए एक दिन मुकेश ने मरते भी नहीं शब्दों का प्रयोग किया था, आज उन्हीं बच्चों का मुंह बड़ी माँ कहते नहीं थकता। शिक्षा पूरी करने के बाद जिस दिन काजल का विवाह हुआ, उस दिन गरिमा हर किसी से कहती फिर रही थी, भगवान मेरे जैसे देवर देवरानी सबको मिले, मैं तो किस्मत वाली हूँ। दूर बैठी माँ ही जानती थी कि मनोज की हर जिम्मेदारी निभाने के पीछे मेरी पिंकी की समझदारी है। उसे अपने माता पिता से ऐसे संस्कार मिले जो दोनों परिवारों की मान रखती जाती है। काश मेरा मुकेश भी होता और अपने परिवार के बीच हंसता खेलता। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।